हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सृजन में। मैं रजनी तिवारी आज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य को उसकी समृद्ध धरोहर में से एक आत्मकथा को चुनकर लाई हूँ। आज हमारी आत्मकथा है हिंदी के प्रसिद्ध दलित साहित्यकार ओम प्रकाश जी की आत्मकथा जूठन। आत्मकथा के विषय में चर्चा करने से पहले मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और उनकी आत्मकथा से जुड़ी कुछ बातें आप सभी को बताना चाहूँगी। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में दलित साहित्य, स्त्री विमर्श से जुड़ा हुआ साहित्य तथा आदिवासी साहित्य, इन सब का बड़ा योगदान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि उन शीर्ष साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने सृजन से साहित्य में सम्मान व स्थान पाया। इन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम जूठन रखा, पर यह शीर्षक उनके द्वारा किस मनोस्थिति में जूझते हुए दिया गया, उसे समझने के लिए हमें पहले उनकी आत्मकथा को पढ़कर उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बारीक दृष्टि डालकर उनका युगबोध स्वयं में जीना होगा। जूठन सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा नहीं है, अपितु दलित समाज का भोगा हुआ सच है, जहाँ जाति व्यवस्था की खतरनाक खाई है और वहाँ से आने वाली दर्दनाक चीखें हैं। आज यह आत्मकथा 13 से अधिक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का अंग्रेजी या हिंदी साहित्य में हिस्सा है। हालांकि कुछ लोगों ने इसके कुछ हिस्से को आपत्ति जताते हुए पाठ्यक्रम से बाहर करने की भी मांग की है। अपने प्रकाशन के साथ ही यह आत्मकथा विवादों से घिर गई थी। मित्रों, इतनी अच्छी आत्मकथा होने के बाद भी जैसे ही इसका प्रकाशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। इसके कुछ इसके जो हिस्से थे उसको लेके ख़ास तौर पे। लेकिन यह भी एक बात सच है कि जो सच कोई व्यक्ति हमें अगर दिखाता है तो हमारा समाज आज भी अपनी नंगी आँखों से उन्हें देखने में डरता है। यानी सच को देखने के लिए आज भी हमारे समाज को एक चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। उनकी आत्मकथा में भाषा व शब्दावली के बारे में कुछ लोगों ने नकारात्मक टिप्पणी भी की। कुछ लोगों का कहना है कि वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है जो वर्तमान संदर्भ में हम उपयोग नहीं कर सकते। पर यह कैसे संभव है कि जो शताब्दियों से समाज में तिरस्कृत हुआ हो, अपमानित हो और जिसने एक ऐसी ही भाषा को सुना हो, सहा हो, वो ललित शब्दावली का प्रयोग क्यों करे, खास तौर पे जब वो अपनी आत्मकथा लिख रहा हो। और ऐसा करने से क्या वह अपनी आत्मकथा के साथ न्याय कर पाते? अतः यह आवश्यक था कि वह आत्मकथा को उस भाषा में ही लिखें जो उन्होंने भोगी है। असल में दलित साहित्य हिंदी में एक आंदोलन के रूप में थोड़ी देर से शुरू हुआ, मुख्यतः 1990 में या इसके पश्चात यह प्रारंभ हुआ, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उनमें सबसे अधिक सशक्त और प्रतिभाशाली लेखक के रूप में अवतरित हुए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 को बरला में हुआ था। बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आता है। ये एक प्रसिद्ध दलित साहित्यकार और लेखक हैं। दलित साहित्य क्या है? वाल्मीकि जी के शब्दों में अगर हम बात कहें तो दलितों द्वारा लिखे जाने वाला साहित्य ही वास्तव में दलित साहित्य है। दलित साहित्य के ऊपर बहुत सारे साहित्यकारों ने काम किया जो दूसरी जातियों से भी आते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे बेहतर काम इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि इन्होंने उस पीड़ा को, उस कष्ट को अपने जीवन में भोगा था। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जो सहानुभूति है वो स्वानुभूति
किस स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। यानी जो इनके अनुभव थे, जो इनकी पीड़ाएं थी, जो इनके कष्ट थे, जो इनके द्वारा भोगे गए थे, उसका वर्णन इनसे बेहतर आखिर कौन कर सकता था। उनका मानना था कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है। वह सहानुभूति से अधिक स्वानुभूति को महत्व देते थे। उनका मानना था कि एक दलित ही अपने अनुभवों को प्रामाणिक ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। इस आशय की पुष्टि के तौर पर रचित अपनी आत्मकथा जूठन में उन्होंने वंचित वर्ग की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया है। जूठन नामक आत्मकथा 2 भागों में बटी हुई है। जो इसका पहला भाग है उसमें उनके बचपन, उनके युवावस्था के जो संघर्ष हैं, उनका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह उन्हें कदम कदम पर जातिगत भेदभाव और तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त जो जातिगत व्यवस्थाएं थी और रूढ़ियां थी, उसके दंश को इन्होंने झेला या भोगा था। दूसरे भाग में इनके युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का सफ़र हम देखते हैं, और उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह एक समाज जो है वो इनके प्रति अपनी जो परंपरागत जो व्यवहार है उसको नहीं बदल पाता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये कुछ लोगों में उस बदलाव को महसूस करते हैं और वह भी जीते हैं अपने आप में उस बदलाव को। और सच कहूँ तो मुझे आत्मकथा का वो हिस्सा सबसे बेहद खूबसूरत, यानी आत्मकथा का जो आखिरी पन्ना है त्रासदी के दिन, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसमें मुझे बदलाव देखने को मिले। इस आत्मकथा को पढ़ते हुए, हालांकि आत्मकथा 2 भागों में है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी ही है, ओवरऑल 300, दोनों भागों को अगर हम मिलाएं तो इतनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो पूरा इसको पढ़ने में ना काफ़ी जद्दोजहद मुझे व्यक्तिगत तौर पे करनी पड़ी। कई पृष्ठ ऐसे थे जिनको पढ़ने के बाद मन बहुत भारी हो जाता था और कुछ समय के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ता था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातों का उल्लेख उन्होंने किया है जिसका शायद आज के समय में या फिर अभी हम कल्पना भी नहीं करते, या कल्पना करने मात्र से भी हमारे हृदय को बहुत पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को इन्होंने भोगा है। मित्रों, इस वीडियो को बनाने के लिए जो संदर्भ सूची मैंने प्रयोग किया वो है वाल्मीकि ओम प्रकाश जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन, जूठन आत्मकथा भाग 1 और भाग 2, ओम प्रकाश वाल्मीकि विकिपीडिया, आनंद दास की समीक्षा, साभार गूगल। आत्मकथा के कुछ प्रमुख अंशों का उल्लेख मैं आपके सामने करूंगी। आज मैं इसकी समीक्षा भी नहीं करूंगी, मैं इसकी कथा वस्तु भी आपको नहीं पढ़कर बताऊंगी। मैं आज सिर्फ ये चाहती हूँ कि आत्मकथा के कुछ अंश मैं आप तक पहुँचाऊँ और उनसे प्रेरित होकर आप स्वयं इस आत्मकथा को पढ़ें और समझें कि जीवन कैसा था तत्कालीन समय में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, और आज भारतीय समाज वहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। तो आत्मकथा के कुछ प्रमुख अंशों को मैं पढ़ूंगी। लेखक ने आत्मकथा की प्रस्तावना में ही कुछ बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि दलित जीवन की पीड़ा असहनीय और अनुभव दर्द है। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसें ली हैं जो बेहद क्रूर और अमानवीय है, दलितों के प्रति असंवेदनशील भी है। लेखक ने स्वयं कहा है कि इस आत्मकथा को लिखने में उन्हें कई बार बहुत दिक्कतें, मतलब मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने जीवन के पिछले पन्नों की ओर झांक कर देखना वास्तव में उस व्यक्ति के लिए जिसने पीड़ा को भोगा हो, बड़ा ही दोबारा उस तकलीफ़ को जीने की तरह होता है। जो हमारे जीवन में घटित कुछ भी ऐसा होता है जो हमें कभी दुख पहुंचा के गया होता है, अगर वास्तव में हम दोबारा उसके बारे में सोचते हैं तो उतना ही दुख शायद हम भोगते हैं उस वर्तमान में भी। तो इस आत्मकथा को लिखना वाल्मीकि जी के लिए उस पीड़ा को पुनः जीना था। एक दृश्य में उन्होंने ये बताया है कि अस्पृश्यता का ऐसा माहौल है
कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को छूना बुरा नहीं है, लेकिन यदि हम स्पर्श हो जाएं तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था, वह सिर्फ जरूरत की वस्तु थी। काम पूरा होते ही उपयोग इस्तेमाल करो और दूर फेंको। यानी उनके प्रति यह धारणा थी उस गांव में। जो गांव था जहाँ पर ये रहते थे बरला, वो त्यागियों का गांव था, ठाकुर लोगों का। और वहाँ पर जो दलित बस्ती थी उसका रहन सहन बड़ा निम्न दर्जे का था, और ये पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेबल थे, उनके खेतों में काम करना, बेगार करना, इस तरह से। तो जो जो इन्होंने वहाँ पर भोगा है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि अस्पृश्यता अपने चरम पर थी। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के बाहर से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वह प्यार से मुंशी जी ही कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वह स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोलो, क्या हुआ है? मेरी हिचकियाँ बज गई थी। हिचकते हुए पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग सी गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वह द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगाए है। तो ये वो घटना का जिक्र लेखक ने किया है जब लेखक उस बस्ती में जो बरला में स्कूल होता है वहाँ पे एडमिशन लेता है। और एडमिशन तो मिल जाता है, पूरे विद्यालय में 2-3 ही दलित बच्चे होते हैं, और वहाँ उनके साथ किस तरीके का भेदभाव होता है। पीने के लिए पानी उनको जो नल होता है उसमें नहीं छूने दिया जाता है। जो दूसरे बच्चे होते हैं त्यागियों के, वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये सब तो करते ही करते हैं, और तो शिक्षक भी उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं। एक दूसरा उदाहरण है, फसल कटाई को लेकर अक्सर खेतों में हुज्जत चलती रहती थी। मजदूरी देने में ज़्यादातर तका कंजूसी बरतते थे। हर साल फसल कटाई को लेकर मोहल्ले में बैठकें होती कि 16 पुली पर एक पुली मेहनताना लिया जाएगा, और इस तरह की कस्में भी खाई जाती थी। लेकिन जैसे ही गेहूं कटने का टाइम आता, वही गरीबी, वही भूख, वही जलालत उन्हें फिर से उनके खेतों में काम करने के लिए भेजने को मजबूर कर देती थी। यानी जब वो 16 पुले काटते थे तो एक पुला उन्हें मिलता था, और इस तरह पूरा दिन अगर वो काम कर लेते थे ना, तो उसके बाद भी उन्हें 1 किलो राशन नहीं मिल पाता था। और इसके अलावा जो अनाज काटा है उसको उनके घर तक ढोना मुफ्त में, और जिस दिन उसको उसकी सफाई मड़ाई होगी उस फसल की, वो सारा काम उनको मुफ्त में करना पड़ता। और कई बार उनसे जब बेगार कराया जाता था और वो मना करते थे तो उसके लिए उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। तो इतनी बुरी स्थिति थी। यहाँ पर लेखक ने अपनी आर्थिक तंगहाली के बारे में भी बताया है कि किस तरह जो दलित वर्ग के लोग थे वो ऊपर ही नहीं उठ पाते थे। काम बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ मिलता ही नहीं था। इस कारण वो पिछड़े के पिछड़े रह जाते थे। और दूसरी बात ये थी कि इन्हें शिक्षा से दूर रखा गया आज तक, लंबे समय तक, और यही एक कारण था कि शायद वह इतने अपने उस संकीर्ण दायरे में ही रह गए, सोच नहीं पाए। लेकिन जो बालक वाल्मीकि थे, उनके पिताजी की बहुत दिली ख्वाहिश थी कि वो उनका बेटा पढ़े और पढ़ लिख के वह काम ना करे जो वो कर रहे हैं या उनको करना पड़ता है। साथ ही साथ उनकी जो भाभी थी वो विधवा हो गई थी, उनकी भी दिली ख्वाहिश थी। वो भी जब ये विद्यालय जाने की जब जिद करते हैं तो अपनी एकमात्र गहना उनके पास नाम मात्र का पायल होती है एक चांदी की, वो बिकवा देती है कि जो लला है यानी जो वाल्मीकि है उसको पढ़ने को मिले। तो जो पारिवारिक प्रेम और मूल्य है ना, वो भी इस आत्मकथा में हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह उसको आगे बढ़ाने के लिए फैमिली वाले उसका सपोर्ट करते हैं। एक और घटना का जिक्र है कि बारात में ये लोग क्या होता है, खाने के लिए, खाना मांगने के लिए जाते हैं। काम तो करते हैं लेकिन खाना नहीं मिलता है। तो क्या होता था, बारात में जो बचा कुचा पूड़ियों के टुकड़े, हलवा, जो भी बचता था, वेस्ट जो होता था, वो फेंक दिया जाता था। उसे बिन कर धोकर ये लोग खाते थे। और कई बार क्या होता था, जो पूरियों के टुकड़े होते थे वो सब बीन लिए जाते थे, धो के सुखा लिए जाते थे,
और फिर जो वाल्मीकि हैं वो कहते हैं कि मैं मेरे को काम दिया जाता था कि उसकी देखभाल करे, चिड़िया या कौवा आके उसे खाना ले। और जब बरसात में घोर बारिश होती थी, भीषण बरसात होती थी, उस टाइम जब खाने को कुछ नहीं होता था तो उसको उबाल के उसमें नमक डाल के इस तरह से खाया जाता है। मतलब जीवन इतनी दुर्दशा थी, भूखमरी, और दूर दूर तक आशा की कोई किरण उस समय वाल्मीकि जी के जीवन में नहीं थी। तो जब वो एक बार एक ऐसी बारात में गए होते हैं और पूरे टाइम उसकी माँ वहाँ काम करती है, बर्तन धोती है और जूठन इकट्ठा करती है, तो जब बारात खा लेती है तो उसकी माँ पूछती है कि हमको कुछ खाने को मिलेगा। तो जो ठाकुर होता है वो उसको बहुत सारी गालियाँ देता है, कहता है टोकरी भर के तुमने जूठन रख ली, अभी भी तुम्हें चैन नहीं आया। तो ये बात उन्हें इतना इतना चुभती है कि हम जिनके लिए इतना कर रहे हैं, इतना मुफ्त में कर रहे हैं, वो इंसान हमें जूठन देने में भी मतलब इतनी उसके अंदर उसको परेशानी हो रही है। तो वो सारी जूठन वहाँ फेंक देती है और कहती है कि सुबह नाश्ते में अपने बारातियों को ये खिला लेना। और वहाँ से गुस्सा होकर तेज़ी से निकल जाती है अपने दोनों बच्चे वाल्मीकि और अपनी छोटी बेटी को लेके। और उसी दिन से ये जूठन मांगने का जो ये इनका एक रिवाज होता है, रिवाज क्या कहें हम, भूख कह सकते हैं, तड़प कह सकते हैं, वो ख़त्म हो जाता है और वो कभी जूठन मांगने किसी के दरवाजे में नहीं जाती है। एक मास्टर थे योगेंद्र त्यागी, कुतुबपुर के रहने वाले थे। आदमी अच्छे थे, इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते थे, बोलते अच्छा थे, पढ़ाने में भी ठीक थे। इतिहास पढ़ाते समय जब तारीखें बताते थे तो लेखक कहता है मैं हैरान हो जाता था। और तभी से मुझे इतिहास का अच्छा ज्ञान भी हुआ और मुझे मेरे अंदर जिज्ञासा जगी जो आज भी है, यानी प्रेम हो गया। पिताजी को पहचानते थे और जब भी मिलते थे कहते थे कि छोटन अपने लड़के को पढ़ने से मत रोकना। इतना सब होने के साथ साथ ही वे जब कक्षा में आते थे तो मुझे बहुत ही अजीब सांसत में डाल देते थे। कोई गलती हो जाने पर पीटने के बजाय मेरी कमीज पकड़कर ऐसे खींचते थे कि कमीज अब फटी। मेरा पूरा ध्यान कमीज में ही होता था। खाने, पहनने, रहने, हर चीज़ का अभाव था। लेखक के पास कपड़े नहीं होते थे विद्यालय जाने के लिए अच्छे, और जब वह वैसे ही फटे कपड़ों में जाता था, गंदे कपड़ों में, तो बच्चे चिढ़ाते थे कि देखो ऐसा बन के आ गया। और जब वो कभी कहीं से मांग के मिला हुआ किसी की उतरन उसे थोड़ी अच्छी से मिलती, उसे पहन के जाता तो पर्टिकुलर नाम लेके उसे चिढ़ाया जाता, देखो अब तो ये भी ऐसा बन के आने लगा है। तो एकमात्र जो ड्रेस थी वो ड्रेस भी इस तरह से झंझोर दी जाती थी कि लेखक हमेशा डरा डरा सहमा सहमा रहता था। और उनकी भाषा देखो कितनी बेकार थी। वो ये कहते थे कि अपनी ओर खींचते हुए पूछते कि सुअर की कितनी साँटें, यानी गोश्त के कितने टुकड़े तुमने खाए, और फिर कहते थे एक पाँव तो खा ही लेते होगे। ये सब सुनना कि लेखक की आंखों से आंसू बहने लगते थे। और देखिए ये बातें किसी व्यक्ति विशेष, किसी के लिए भी बहुत सहन करने योग्य नहीं है, लेकिन यह उन्हें प्रतिदिन सहन करना पड़ता था। जबकि ऐसा नहीं था कि वह त्यागियों का जो समुदाय था वो ये सब चीज़ें नहीं खाते थे, वह खुद रात बिरात इन लोगों की बस्तियों में आकर इन चीज़ों को खाते थे। लेकिन दिन के उजालों में वो लोग बड़े भी थे, पवित्र भी थे और अच्छे भी थे। एक बार स्कूल में मास्टर साहब द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने लगभग रुआसा होकर बताया था कि द्रोणाचार्य ने भूख से तड़पते अश्वत्थामा को आटा पानी में घोलकर पिलाया था दूध की जगह। द्रोण की गरीबी का दारुण नक्शा सुनकर पूरी कक्षा हाय हाय कर उठी। यह प्रसंग द्रोण की गरीबी का बखान करने के लिए महाभारतकार व्यास ने रचा था। मैंने खड़ा होकर मास्टर साहब से एक सवाल पूछ लेने की धृष्टता की थी। अश्वत्थामा को तो दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल का माड़ा। फिर किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा? ये सवाल आना बहुत लाजमी था, क्योंकि उस समय इन लोगों को भोजन के लिए कई बार चावल जो उबलते हैं उसमें माड़ आता है, वो भी नसीब नहीं होता था। समूची कक्षा मेरा मुंह देखने लगी, जैसे मैंने कोई निरर्थक प्रश्न उठा दिया हो। मास्टर साहब चीख उठे थे, घोर कलयुग आ गया है, जो मुझे एक अछूत जबान जारी कर रहा था, और उन्हें मुर्गा बना दिया गया। बहुत पूरी कक्षा में पढ़ाना छोड़ के उनको पर्टिकुलर कुछ शब्दों के माध्यम से मतलब उन्हें परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा तंग किया गया, और उनकी इस तरह से पिटाई की गई जिसका उन्होंने वर्णन भी किया है कि सटा सट छड़ियों से मुझे
ऐसा मारा गया कि मेरी पीठ पे ही महाकाव्य रच दिया गया। वह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेसे रेसे पर अंकित है। साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम न थे। हमने इसे साकार रूप में जीता जागता भोगा है। ग्राम्य जीवन की यह दारुण व्यथा हिंदी के महाकवियों को छू भी नहीं सकी। कितनी विभत्स सच्चाई है। इसके बाद एक और घटना है जिसका वर्णन लेखक ने किया है कि एक बार उन्हें चमड़ा उतारने के लिए, एक बैल मर जाता है गांव में, चमड़ा उतारने के लिए वो नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो इस काम को नहीं करना चाहते हैं। उनका मन काफ़ी संवेदनशील कोमल होता है, उनके बस की बात नहीं होती है ये सब, लेकिन अब बोल देते हैं तो उनको करना पड़ता है। तो उनके चाचा एक छुरी उसके हाथ में देते हैं और बोलते हैं, धीरे धीरे खाल उतारो, अगर मैं अकेले उतारूंगा तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो रो रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था जहाँ से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। एक और घटना का जिक्र किया है जहाँ पर बलि प्रथा होती थी पहले, आज भी कई जगह लोग करते हैं, तब भी होती थी। तो उसमें भी लेखक से एक छोटे सूअर के बच्चे को मारने के लिए कहा जाता है और वो उस काम में असफल हो जाते हैं। और असफल छोड़ो, वो अंदर ही अंदर इतना परेशान होते हैं उस घटना को लेके कि कई महीनों तक वो सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। तब भी उनकी भाभी कहती है कि इस बच्चे को इस सब चीज़ों में मत धकेलो। और एक और घटना का जिक्र है जिसमें इनका एक ब्रजपाल, एक शिक्षक होता है जो उन्हें अपने घर के लिए राशन लेने गांव के दूसरे घर में भेजता है। वहाँ पर वो लोग इन्हें बैठाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो लोग जाति विशेष से हैं, बरला गांव में जो दूसरी जाति है वहाँ से, तो डंडा पकड़ के उन्हें मारा जाता है, बांधा जाता है पेड़ में। किसी तरह जान बचा के वह वहाँ से भाग कर आते हैं। अब कुछ आगे की घटनाएं हैं। जिस तरह लेखक हाई स्कूल कर लेता है, उसके बाद 12वीं तक आते आते उसके साथ क्या होता है। लेकिन 12वीं में जाते ही मैंने महसूस किया कि जब मैं रसायन प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के लिए जाता था, ब्रजपाल किसी न किसी बहाने, जो टीचर था रसायन विज्ञान का, किसी न किसी बहाने मुझे बाहर कर देता या किसी काम को कहीं भेज देता। इंटर का यह मेरा अंतिम वर्ष था, बोर्ड की परीक्षा थी, भविष्य इसी परीक्षा के परिणाम पर टिका हुआ था। और इस तरह लेखक बहुत कोशिश करता है कि सब कुछ सामान्य हो जाए। वहाँ पे जाता भी है, प्रिंसिपल से मिलता है, अपनी परेशानी बताता है, लेकिन परेशानी समाप्त होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब वह शिक्षक उससे और ज़्यादा नाराज़ रहने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद भी लेखक कक्षा 12 में फेल हो जाता है और रसायन शास्त्र के अलावा सब विषय में पास होता है। रसायन शास्त्र के भी प्रैक्टिकल में वो फेल होता है। इस तरह ये दौर भी निराशाजनक होता है, लेकिन हौसला नहीं हारते हैं। वहाँ से आगे देहरादून चले जाते हैं अपने मामा के पास, वहाँ पर एक विद्यालय में पढ़ते हैं। वहाँ भी यही होता है उनके साथ। वहाँ पे उनके पास कपड़े नहीं होते हैं। एक दिन वो अपनी मामा ने जो पैंट दी होती है फैली सी, वो पहन के जाते हैं, तो 3-4 लड़के उन्हें रोक के उनकी मजाक उड़ाते हैं। एक ने मेरी पैंट खींचते हुए कहा, किस टेलर से सिलवाई है, हमें भी उसका पता दो। दूसरे लड़के ने ज़ोर ज़ोर से जो हंस रहे थे, मैं उनसे बचकर निकलना चाहता था, लेकिन ये जाने ही नहीं दे रहे थे। कोई मेरी पैंट पकड़कर खींचते तो कोई कमीज। मैंने बेहद दयनीय लहजे में कहा था, इसे छोड़ दो। मेरे देहाती लहजे पर वे जोर से हंसे थे। एक ने पूछा, किस गांव से पधारे हो। उसका यह व्यंग्यात्मक अंदाज मुझे छलनी कर गया था। तो इस तरह लेखक को वहाँ भी शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बाद में अपनी व्यवहार कुशलता से वहाँ पर वह धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। और एक बार कॉलेज में कुछ लड़कों के जरिए उन्हें किसी ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है। बाद में पता चलता है कि रायपुर में कोई बम फैक्ट्री है जहाँ मशीनों के कलपुर्जे बनाने का काम सिखाया जाता है और हाई स्कूल पास लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो चलकर पता करते हैं और इस तरह अपने पिताजी को भी बता देते हैं और
फिर वो उसका टेस्ट देते और टेस्ट में पास हो जाते, उन्हें एडमिशन मिल जाता है और यहाँ से उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सरकारी कारखाने में मशीन के कलपुर्जों का तकनीकी काम सीख रहा हूँ। उन्हें इस बात से खुशी हुई थी। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, जात से तो पीछा छूटा, लेकिन जाति से न मृत्यु प्रयत्न पीछा नहीं छूटता। इस तथ्य से वे अंत तक अपरिचित रहे। मैं आत्मनिर्भर बन जाने के सपने देखने लगा था। घोर गरीबी के बीच जिए दिन में भूल नहीं पा रहा था। तकनीकी शिक्षा पाकर जीविका के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेने का रास्ता खुलने लगा था। महाराष्ट्र प्रवास के दौरान ऐसे अनुभव हुए कि लोग वाल्मीकि सरनेम के कारण मुझे ब्राह्मण समझ बैठे थे। ऐसे ही भ्रम अंबरनाथ में एक देश पांडे ने पाल लिया था। अक्सर अपने घर बुला लेते थे, घंटों बैठक जमती थी, कवि थे। एक रोज उनकी बातों से लगा कि वे मुझे ब्राह्मण समझ रहे हैं। मैंने उसी समय अपने सरनेम का भेद खोल दिया तो ये कुछ गुमसुम हो गए और अचानक हमारे बीच एक गहरी खाई बन गई थी। फिर हम कभी भी पहले की तरह सहज नहीं हो पाए। तो ये लेखक के अनुभव हैं जो उन्हें पग पग पर मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी लेखक को मिलते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं इनसे। दफ्तर में कई अधिकारी, सहकर्मी तथा अधीनस्थ कर्मचारी इस सरनेम के कारण मेरा मूल्यांकन कम करके आंकते हैं। शुरू में गुस्सा आता है, आक्रोश करता था, उलझ भी पड़ता था। विरोध तो अब भी करता हूँ, लेकिन अलग अलग ढंग से। अब कुछ सहजता से लेता हूँ, क्योंकि यह एक सामाजिक रोग है जो मुझे झेलना पड़ रहा है। जाति ही जहाँ मान, सम्मान और योग्यता का आधार हो, सामाजिक श्रेष्ठता के लिए महत्वपूर्ण कारक हो, वहाँ यह लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी जा सकती है। लगातार विरोध और संघर्ष की चेतना चाहिए, जो मात्र भय ही नहीं, आंतरिक परिवर्तनगामी भी हो, जो सामाजिक बदलाव को दिशा दे। लेखक के साथ कई बार ऐसा होता है जब उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह में होती है और वहाँ पर कोई ऐसे कर्मचारी होते हैं तो वो उसको वहाँ पर दे देते हैं, उस विभाग में काम देते हैं जो उनके लायक बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन उन्हें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो उनकी योग्यता को पहचान कर, परख कर उन्हें शीर्ष ऊंचाई की ओर लेकर जाते हैं। इसी बीच काफ़ी रचनाएं, साहित्यिक गतिविधियों में लेखक संलग्न रहते हैं और कई जगह काफ़ी बड़े पैमाने पर इनको जन समर्थन भी मिलता है और कई लोग विरोधी भी बनते हैं। कई मित्र मेरी रचनाओं में मेरे लाउडनेस, एरोगेट हो जाने की ओर इशारा करते हैं। उनका इशारा होता है कि मैं संकीर्ण दायरे में कैद हूँ। साहित्यिक अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थों में ग्रहण करना चाहिए, संकीर्णता से बाहर आना चाहिए। यानी मेरा दलित होना और किसी विषय पर अपने परिवेश, अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार दृष्टिकोण बनाना एरोगेट हो जाना है। मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं अपनी परिवेश, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने लोगों के लिए अगर कुछ बोलता हूँ या कुछ लिखता हूँ तो शायद वो मेरी नज़रों में गलत नहीं है। उसके बाद मेरी अनेक पुस्तकें छपी, लेकिन मेरे विभाग के अधिकारियों को कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि जब मेरी एक कहानी खानाबदोश एनसीईआरटी की पुस्तक में शामिल की गई और उस पर एक राजनीतिक दल के सांसदों ने संसद में हंगामा किया कि इस कहानी को पाठ्यक्रम से हटाओ, तब भी मेरे विभाग को कोई खबर नहीं लगी, जबकि महीनों भर तक टीवी चैनल्स पर काफ़ी विवाद चलता रहा। सच बताऊं तो मुझे भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पुस्तकों को पढ़ने या इनके बारे में जानने का सबसे ज़्यादा मन उसी दौर में हुआ था जब मैंने भी 7वीं 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में जो भेदभाव से संबंधित मुद्दे थे उनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जिक्र पड़ा था और जूठन के बारे में कुछ जानकारियाँ मुझे वहाँ से मिली थी। उसके बाद तो मैंने लगभग दर्जन भर वाल्मीकि जी की पुस्तकों को पढ़ा और जितना पढ़ा मुझे कम ही लगा। मुझे बहुत इच्छा हुई कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं जान पाऊँ। आगे इन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरी सोच और विश्वास को और ज़्यादा मजबूत किया था। मैंने चंदा से, ये देखो अब आखिरी वाला हिस्सा है, ये जो है ना, ये आत्मकथा के आखिरी पेज का है और इसमें लेखक ने अपनी मनोदशा के बारे में बताया है कि जीवन में जब लेखक अंतिम समय में क्या हुआ था, बीमार हो गए थे। दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन था बहुत बड़ा,
तो उस टाइम उन्होंने चंदा से कहा, अपनी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम चंदा था, देखो तुम परेशान रहती थी कि हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है। ये सब बच्चे जो इस वक्त जात पात भूलकर जिस तरह मेरी सेवा कर रहे हैं, क्या हमारे अपने बच्चे इनसे ज़्यादा कर सकते थे? शायद नहीं। ये कौन है हमारे, क्या रिश्ता है इनसे, फिर भी रात रात भर जागकर न मेरी देखभाल कर रहे हैं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के ये यहाँ पर आते हैं। उस समय बहुत सारे स्टूडेंट, जेएनयू के, जामिया मिलिया इस्लामिया के, बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी के ढेरों ढेरों बच्चे वहाँ पे चले जाते थे, ढेरों साहित्यकार पहुँच जाते थे, ममता कालिया और काफ़ी बड़े बड़े नाम, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और भी कई ऐसे लेखक जो थे, राजेश यादव, जो लोग मतलब काफ़ी बड़े नामी लोग थे, वो वहाँ पर इनकी देखभाल के लिए आने जाने लगे थे। तो कई बार ऐसा होता था कि स्टाफ को इन्हें भगाना पड़ता था, इतने ज़्यादा लोग हो जाते थे। तो तब लेखक ही अपनी पत्नी से कहता है कि क्या ये मेरे अपने नहीं हैं? इन बच्चों ने यह साबित कर दिया कि समाज बदल रहा है। और सच बोलूँ तो ये वाली लाइन पढ़कर ना मुझे बहुत संतोष मिला कि आत्मकथा के अंत तक आते आते स्वयं लेखक ने भी ये माना है कि समाज में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जिसे पहचानना जरूरी है। मेरी तमाम शिकायतें धराशायी हो गई थी। डॉक्टर पल्लव तथा डॉक्टर देवेंद्र चौबे मेरी इस त्रासदी में हर पल मेरे साथ थे। नमिता गोखले, अशोक वाजपेयी, रेखा अवस्थी, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, रविंद्र कालिया, आलोक जैन तथा अशोक महेश्वरी मेरे साथ खड़े थे और इस बीमारी से लड़ने के लिए मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। इन सबका मेरे साथ खड़ा होना मेरी सोच और मान्यताओं को बदल रहा था। आगे उन्होंने लिखा है, बिल्कुल आखिरी पंक्तियां हैं ये, और मेरी ब्लॉग व फेसबुक आदि के जरिए अनीता, भारती, अशोक पांडे ने जिस तरह मुझे पाठकों से जोड़े रखा, वह मेरे लिए गहरे विश्वास का कारण बन रहा था। आज सोचता हूँ, इस त्रासद घड़ी ने जहाँ मुझसे बहुत कुछ छीना है, वहीं मुझे बहुत कुछ ऐसा भी दिया है जिसने मेरे भीतर जीने की एक गहरी ललक पैदा कर दी है। एक बहुत बड़े परिवार से मुझे जोड़ दिया है, जहाँ न जाति की दीवारें हैं न धर्म की। तो मित्रों, आज हमने महान साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी और आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ना चाहेंगे या फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।